आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरिहर हैं और साथ ही आशीष केलकर है जो आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अब देख लेते हैं खबरों वाले शेयर्स को। जो पहला नाम है लिस्ट में वो है मुथूट फाइनेंस का। राजकोट के धुराजी ऑफिस में चोरी हुई है और करीब 90 लाख की चोरी की गई है। हालांकि एनबीएफसी पर वैसे भी सेंटिमेंट्स कमजोर हैं तो बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए है नहीं। लेकिन मुथूट फाइनेंस की बात हुई तो एक मैं भारत फाइनेंशियल पर आपका कमेंट लूंगी। आशीष, कल हमारी कई एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी जिनका मानना है कि इन स्तरों से अगर ये और 100 रुपए नीचे भी चला जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। क्या इस कमजोरी के बावजूद भी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए भारत फाइनेंशियल में? डेफिनेटली जिस तरह से बिकॉली यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक और नीचे जाने की संभावना है। और अगर हम इसके वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो बहुत ही हेवी वॉल्यूम्स के साथ ये गिरावट हमने आती हुई देखी है। तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो होल्ड करें और जो नया लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। 495 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। 15 रुपए ऊपर है लेकिन वो एक बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित हो सकता है। और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 440 रुपीज का। इस बीच एक और खबर है, वो है आईटीडी सीमेंटेशन पर होल्डर्स ने करीब 2500 करोड़ रुपए लेने देने की मंजूरी, यहाँ पे लोन देने की इनफैक्ट मंजूरी दे दी है। ये 2500 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस सेगमेंट में है ये, उसमें एक मेट्रो डिवीज़न के लिए काफ़ी काम करती है कंपनी। हरी, इस तरह की देखिए जो ये थेमेटिक कंपनी होती है ना, जिनका कुछ कोर बिजनेस तो ठीक है इंफ्रा का ही होगा, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ यूएसपी होती है, स्पेशल काम करने का एक सेगमेंट होता है। वहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है अभी भी, क्योंकि थेमेटिक शेयर्स चल रहे हैं। ये आईटीडी सीमेंटेशन को क्या उस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं क्या कि कोर इंफ्रा कंपनी ना समझें, ये समझें कि ये मेट्रो का काम करते, सिर्फ यही माइंड में रखते हुए इसको प्लस करें? देखिए ये कंपनी बहुत ही एक पुरानी पेडिग्रीड कंपनी है। पहले के जमाने में ये केम इंडिया के नाम से जाना जाता था और आई थिंक सब्सिक्वेंटली इट चेंज इट्स नेम टू आईटीडी सीमेंटेशन। नो, ये कंपनी जैसे आपने बिल्कुल कहा रेलवेज के एक बहुत ही नीश एरिया में काम करता है जहां पे वर्चुअली एक कंपनी का एक बहुत बड़ा मोनोपोली सा है। तो इनका आप हिस्टोरिकली मार्जिन देखोगे तो कभी इनके मार्जिन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं है। जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और गोइंग थ्रू डाउनटाउन, केम इंडिया पे खास फर्क पड़ा नहीं था। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, पिछले 50 साल में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुए रेलवेज में, जिस तरह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, मैं मानता हूं कि आईटीडी के लिए काफी नए मार्केट्स खुल सकते हैं। तो वी लाइक द स्टॉक, हम ये स्टॉक पे पॉजिटिव रहे हैं और आई थिंक ये लेवल्स भी पॉजिटिव हैं जी। लेकिन आज दिन भर जी बिजनेस का एजेंडा आपको बता देते हैं। आज हम बातचीत करेंगे नोटबंदी के बाद जो पीएम की पहली बैठक है नीति आयोग के साथ, उसके मायने क्या हैं, इस बैठक में क्या कुछ डिस्कस किया जा सकता है। साथ ही नए साल की शुरुआत से पहले बड़े एक्सपर्ट्स की राय जानिए 2017 को लेकर, उनका आउटलुक क्या है, बाजार की दिशा क्या रहेगी, दशा क्या रहेगी और कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो चलेंगे 2017 में। इस आउटलुक को समझेंगे। राहुल अरोड़ा होंगे निर्मल बांग से और साथ ही देवेंद्र चौकसी होंगे केआर चौकसी से। रिलायंस जियो के ऑफर पर रोक लग सकती है और अगर ऐसा हुआ तो टेलीकॉम में वापस एक हलचल तेज हो सकती है। लेकिन इस खबर की वजह से डेफिनेटली थोड़ी वाइब्रेंसी हम कॉम्पिटिटर्स के शेयर्स में देख सकते हैं। आज दिन भर आप देखिए एक खास कवरेज जी बिजनेस की, जी बिजनेस स्पेशल के तौर पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद अब कई ऐसी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां हैं जो ये ऑफर लेकर आ रही हैं। आप अपनी डिटेल्स दीजिए, अपने आईडी प्रूफ दीजिए, आज सामान खरीदिए और बाद में पेमेंट कीजिए। इंटरेस्टिंग खबर है दोनों के लिहाज से, फिर चाहे वो कंज्यूमर हो या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है क्यों ना हो। लेकिन ये कितना फायदा पहुंचाएगा डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए, ये हालांकि समझना होगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। और इनफैक्ट एजेंडा में जिस खबर की हमने बातचीत की भी थी उसी पर एक राय ले लेते हैं। दरअसल आरबीआई ने किसानों को राहत दी है डीमोनेटाइजेशन के बाद और अब 60 दिन का एडिशनल टाइम उनको दिया है ताकि वो अपने जो क्रॉप लोन्स हैं उसका रीपेमेंट कर सके। इसको एक न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर में ये रीपेमेंट्स किसानों को करनी थी और अब 60 दिनों की इनको मोहलत मिली है, यानी 2 महीने का लगभग इनको एक्सटेंशन मिल गया है। और अब जो कैश होगा भी किसानों के पास, उसको वो बजाय लोन चुकाने, क्योंकि लोन तो वो चुकाएंगे, 2 महीने का टाइम उनको मिल गया, इसको वो यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स के लिए, फिर चाहे वो फर्टिलाइजर नीड्स हो, अपनी क्रॉप से जुड़ी हुई नीड्स हो। तो ऐसे में हो सकता है कि जो एग्री स्पेस के स्टॉक्स हैं वो आज एक्टिव मोड में रहें। हरी, इनफैक्ट आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे आज के सेशन में इस खबर की वजह से, क्या हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स को या फिर एग्री स्टॉक्स को देख सकते हैं?
नहीं, मैं मानता हूँ कि एग्री स्टॉक्स जहां तक है, खास करके जो एग्रो केमिकल स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड फॉस्फोरस जो यूपीएल के नाम से जाना जाता है, टाटा केमिकल्स जो काफी हद तक एग्रो केम के एरिया में काम कर रहा है, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है। देखिए, फर्टिलाइजर्स में मैं हमेशा थोड़ा कॉशियस रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ही रेगुलेटरी डिपेंडेंट सेक्टर है। जिस तरह से सब्सिडीज दी जाती है, जो एनपीके रेशियो होता है, तो आई थिंक बहुत सारे कंसिडरेशंस है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे डिपेंडेंट है। एग्रो केमिकल्स में वो वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा स्टॉक्स लाइक यूपीएल, स्टॉक्स लाइक रैलिस इंडिया, टाटा केमिकल्स। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स शायद एक बेहतर ये लेवल पे बेट बन सकते हैं। पहले आप एक जगह स्टिकर लगते हुए देखते थे जिसमें लगता था कि लिखा होता है बाकायदा कि आज नगद कल उधार, उधार वाले डिस्को खिसको, इस तरह के कुछ एक वर्ड लिखे होते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद ये जो वाकई हैं उल्टे करने पड़ेंगे। क्योंकि आज एक खबर हमारे पास ऐसी हाथ लगी है कि अगर आज आप कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आप पेमेंट कर दीजिए 2017 में, और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। देखिए, सेल्स के नंबर सबको चाहिए। जब भी बोर्ड रूम में मीटिंग होती है ना, तो सेल्स की बैठक पहले में सेल्स के फिगर्स बताए जाते हैं, बाद में मार्जिन्स पे आते हैं। ये हर बोर्ड रूम का कंसेप्ट है, ये सेल्स के नंबर। हरी, क्या आपको लगता है कि जनवरी के अंदर ये वाइट गुड्स जो बनाने वाली कंपनीज हैं, इनमें भी ऐसा ही होगा कि पहले तो सेल्स को अचीव कीजिए, मार्जिन्स तो ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस है, बाद में भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्स मेंटेन रहनी चाहिए? नहीं डिम्पी, आई डोंट थिंक ये इतना आसान होगा, क्योंकि जो मैं वाइट गुड्स वाले जो ऑटो कंपनी से मैं बात कर रहा था, आई थिंक उनका डेफिनेटली व्यू तो ये है कि इवन दो क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है, कस्टमर्स फिलहाल थोड़े कॉशियस है। वो वेट करना चाहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है, उनके फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो लोग 2-3 महीना वेट करके बाद में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्रेडिट दे रहे हैं या कैश पे इंसिस्ट कर रहे हैं, सवाल ये है कि कंज्यूमर्स ये लेवल पे कमिट करना चाहते हैं नहीं, और फिलहाल वो कमिटमेंट बहुत कम है। तो 2017 के लिए आप अवॉइड कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल नेम्स को, या फिर कोई स्टॉक आप पिक भी कर रहे हैं हाली? दीपाली, कंज्यूमर स्टॉक्स तो फिलहाल मेरा रडार पे नहीं है, तो मैं शायद 2017 में भी मैं ऐड सम स्टॉक्स, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे रडार पे कोई स्टॉक नहीं है। आशीष, एक शेयर देखिए, फिनोलेक्स केबल कल करीब 3% चला था। ना केवल फिनोलेक्स केबल, बल्कि केबल से जुड़ी हुई ज़्यादातर कंपनीज, चाहे केईआई हो, चाहे फिनोलेक्स हो, या फिर इसके अलावा कुछ हमने कोर्स केबल जैसी कंपनीज भी देखी थी, एक तरफा चल रही थी। क्या इनके चार्ट सभी के ठीक लग रहे हैं क्या आपको? स्टॉक अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली उतना ज्यादा बुरा हाल नहीं है ये स्टॉक्स का। और स्पेसिफिकली अगर हम फिनोलेक्स केबल की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा पुलबैक पुलबैक नहीं, एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमने इस स्टॉक में देखा है। मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अभी भी ये पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे, वो एक यहाँ पे पॉइंट होगा जहाँ पे मैं सोचूंगा, लेकिन ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि करीबन 440 तक जाने की इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो जिनके पास ये पोजीशन है फिनोलेक्स केबल में, वो होल्ड करे। नई पोजीशन अगर बनानी है तो आज भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा करीबन 411 रुपए का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 438, 440। ठीक है, एक और शेयर भी देखिए, वो है MMTC, ये करीब 2% ऊपर था। असल में शेयर की खासियत ये है कि अब ये स्विंग देने लगा है, पहले नहीं देता था, पहले सुस्त पड़ा रहता था, आजकल को ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है ये। खबर तो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली है, सरकार बढ़ावा देने वाली है, गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को कुछ कम करना चाहती है। इसका बड़ा बेनिफिशियरी ये है। सरकार कहीं भी अगर फूड इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना चाहती है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, तो STC इंडिया और MMTC दो बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि ये सरकारी कंपनीज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। MMTC का स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि मेरे को टिल बजट तक ये शेयर को प्लस करके रखना चाहिए, 45, 46 कुछ भी स्टॉप लॉस हो, और कम से कम 10-15% मेरे को मिल जाए। आशीष? यस, डेफिनेटली एक अच्छा खासा स्टॉक साबित होने की संभावना है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा एक लेवल है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ, और वो है करीबन 54.5 का। अगर ये स्टॉक 54.5 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक मैं मानता हूं कि करीबन 63-65 तक भी जाने की इसमें क्षमता रखता है। तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा, एक्यूमुलेट करके रखिए। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 47 रुपीज।
जी, एक शिल्पा मेडिकेयर पे बात कर लेते हैं। दो वजह स्टॉक पर बात करने के लिए। एक तो ये स्टॉक कल 8.5% टूटकर बंद हुआ। उससे ठीक पहले इस महीने की शुरुआत से ये स्टॉक लगातार चल रहा था, लेकिन कल बिकवाली हुई, स्पेशली आखिरी के आधे घंटे में। और आज खबर ये है कि दो खबरें इनफैक्ट, एक तो ये कि जो FI इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको हाइक किया है बोर्ड ने, 30% का अप्रूवल दिया है। और दूसरा ये कि कंपनी ने कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को 30 लाख शेयर अलॉट किए हैं और इस अलॉटमेंट के जरिए 172 करोड़ जुटाए हैं। और जो ये अलॉटमेंट हुआ ये प्रीमियम प्राइस पर हुआ है, तो शायद आज के सेशन में वापस ये स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखे लोअर लेवल से। आपके कमेंट्स क्या हैं हरी शिल्पा मेडिकेयर पर? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जैसे कि मैं समझता हूँ कंपनी इट्स अ गुड प्ले एज फार एज द हेल्थ केयर स्पेस इज कंसर्न। ये स्टॉक एक्चुअली आप पिछले एक साल का प्राइस चार्ट देखें तो स्टॉक काफी रैली कर चुका है, पर हमको लगता है कि इवन एट दीज लेवल्स एट दिस प्राइस पॉइंट एटलीस्ट 30-40% का अगले साल में अपसाइड बाकी है। तो वी कंटिन्यू टू रेकमेंड। हम लोग ट्रेडिंग तो रेकमेंड नहीं करते, बट आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। हरी, एक मामले में तो इंडियन ऑटो कंपनीज बड़ी लकी हैं। वो आप टाटा मोटर्स को देखिए, जब से उन्होंने JLR को एक्वायर किया, JLR का ये कह सकते हैं कि बिल्कुल तस्वीर बदल गई, मुनाफे वाली कंपनी बन गई और टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में सबसे राइजिंग स्टार के तौर पर है। ऐसे कुछ M&M के साथ भी हो रहा है। इन्होंने एक सैंगयोंग जो कि कोरियन सब्सिडरी है उसके साथ वेंचर किया था। इंडिया में गाड़ी भी आती है सैंगयोंग की, अब वो भी मुनाफे में आ गई है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। FY16 के 9 महीने में सैंगयोंग ने करीब 128 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। ये जो लकीनेस है इंडियन ऑटो कंपनीज की, ये प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। ये ट्रेडर्स भी लकी हो सकते हैं इन सब कंपनीज को। देखिए टाटा मोटर्स में लकी रहे हैं, एक साल में टसल हुआ, ऑटो में नुकसान हुआ, बढ़त हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 20% ज़्यादा का रिटर्न। क्या M&M में भी ऐसा हो सकता है 2017 में? आई थिंक डेफिनेटली हो तो सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि दोनों बहुत ही पेडिग्रीड कंपनीज है, फिर M&M हो या टाटा मोटर्स हो। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, दोनों बहुत ही बेहतरीन कंपनीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाटा मोटर्स इज एक्चुअली अ ग्लोबल कंपनी। आप टाटा मोटर्स का टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट्स देखोगे तो लगभग 90% ऑफ सेल्स और 100% ऑफ प्रॉफिट्स JLR से आता है। तो टाटा मोटर्स को फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया में डिमोनेटाइजेशन होता है या इधर का इंपैक्ट कैसा होता है। M&M की बात अलग है, एक तो उन पे डीजल का काफी हद तक दबाव है, दूसरा डोमेस्टिक लिक्विडिटी का दबाव है। तो आई थिंक गिवन अ चॉइस मैं तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स ही प्रेफर करूंगा। आप कोई ट्रेड ले रहे हैं ऑटो स्पेस में? आशीष, कल सेंटिमेंट्स तो कमजोर थे, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे थे, टाटा मोटर्स M&M में भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव ही थे। कोई ट्रेडिंग के लिहाज से आपने पिक किया है आज के लिए? आज अगर इन सब स्टॉक्स पर थोड़ा ध्यान रखूंगा, उसमें से टाटा मोटर्स जैसा आपने कहा उसके ऊपर मेरा विशेष ध्यान होगा। अगर टाटा मोटर्स फिलहाल कल का क्लोज है करीबन 457 ऑड लेवल, मैं एक लेवल है जिसको वॉच करूंगा, वो है 452। अगर ये स्टॉक 452 के नीचे फिसलता है तो ही मैं उसमें शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह दूंगा मेरे क्लाइंट्स को। और उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कल का जो क्लोज है वो ही रहेगा, वो 458 का। और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो है करीबन 437 का। एक बार हरी, ये NTPC को आप देखिए, इन्होंने कोई नेपाल इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक करार किया है। ये करार अपनी जगह है, ठीक है, इस शेयर को थोड़ा पॉजिटिवनेस देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये शेयर एक्सपायरी का शेयर है। ये NTPC आप 5 दिन एक्सपायरी वाले देख लीजिए और 25 दिन वैसा इसका ट्रेड देख लीजिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा कैसे एक्सपायरी पे ये चलता है। कल का डाटा भी देख के ऐसा लगा कि ये कल टूटा नहीं। आप इसका परसेंटेज लॉस देखिए, 1/4% क्या, थोड़ा सा था, करीब आधे % के आसपास का था। और वॉल्यूम ठीक ठाक है, डिलीवरी का करीब 55% के आसपास की है। मैं NTPC को अगली सीरीज और अगले साल के लिए होल्ड करके जाऊं कि नहीं जाऊं? देखिए, सवाल को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या आप एज अ पावर जनरेशन प्ले देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि NTPC कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन पावर जनरेशन इन इंडिया। यदि आप ओवरऑल पावर सेक्टर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको बेटर देन NTPC कोल इंडिया पे एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है, क्योंकि इवन एट दीज प्राइसेस कोल इंडिया आपको 8 to 9% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। NTPC का डिविडेंड आई थिंक अबाउट 3 to 4%। सो प्योरली ऑन अ डिविडेंड यील्ड बेसिस मैं मानता हूं कि कोल इंडिया इज अ बेटर बेट। बट हाँ, आप पावर जनरेशन देख रहे हो तो मेरे ख्याल से NTPC इज द बेस्ट बेट इन इंडिया।